जस्टिस मंसूर अली शाह का रिजाइन आया, फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का रिजाइन आ गया। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इन रेजिग्नेशन को देखूं जो इन्हीं हमारे मोहतरम जजेस साहबान की जजमेंट से जब से ये पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर एलिवेट हुए, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो 26वीं आईनी तरमीम को निकाल के देख लें, हमेशा इन्होंने पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव जो सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और आप देखें कि बड़े बड़े ऐसे फैसले हैं कि जो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिवर्स किए कि ये पार्लियामेंट का जो है ये इख्तियार है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे जो है वो ओवर रीच करे या उसके बाद रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाए। चाहे आप नैब अमेंडमेंट्स देख ले, उसके अंदर एक जज साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, दूसरे जज साहब जब अपील में बैठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है, और नीचे वाले चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया था गलत है। उसके बाद 62(1)(f) देख ले, आर्टिकल 63(a) देख ले, तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्हीं जजी साहबान ने पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना है। अब दूसरा सवाल ये है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मामला आया है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिट करती है, या उसके बाद ये है कि इससे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हुआ है। तो अगर तो यही बात है तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का कॉन्सेप्ट है 1920 से ऑस्ट्रिया से चल रहा है, और उसका काम यही है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, उसके बाद आपने एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स को, पब्लिक राइट्स को, जुडिशियल रिव्यू को, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को और इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज को आपने देखना है। और दुनिया के 80 ममालिक ने उसको अडॉप्ट किया है, और किसी मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस ने यही नहीं कहा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर का हाफिज साहब, लेकिन पाकिस्तान में जजेस ये कह रहे हैं, ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि अपना जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए इस्तीफे भी दे रहे हैं। तो आपसे जानना मैं ये चाहूंगी कि गवर्नमेंट तो इसको बैलेंस ऑफ पावर कहती है, लेकिन ये जजेस कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, और भी इस्तीफे आ सकते हैं। तो क्या आप कोई क्राइसिस देख रहे हैं जुडिशियल सिस्टम में? देखिए, बात यह है कि ये आपको सारा मामला जो था ये अगर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन जाती और पीटीआई को पॉलिटिकली अपीजमेंट न किया जाता या मौलाना फजल रहमान पीटीआई को स्पेस न देते, तो जो एक साल से इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है इसने उसी दिन खत्म हो जाना था और ये आगे नहीं चलना था। और उस वक्त भी पार्लियामेंट को ये तय कर लेना चाहिए था कि अगर जजेस की एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर की जाती है और अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म उन्हें उसके मुताबिक डील नहीं करता, किसी और को करता है, तो उसको स्टैंड रिटायर्ड कर देना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट भी उस वक्त जो थे या लोग जो थे वो ना इन जजेस को नाराज करना चाह रहे थे, ना वो मौलाना साहब को, ना पीटीआई को, और उसके बाद वो एक बैलेंसिंग एक्ट के अंदर गए थे जिसका आपने शाखसाना ये देखा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हुई, जजेस कंट्रोवर्शियल हुए, जजेस को कहा गया बेनिफिशियरी है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया कि उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, या उसको ये कहा गया कि आपने जो फैसले किए हैं उसकी लेजिटिमेसी तब आएगी जब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आएगा, या फुल कोर्ट के मुतालिक बात की गई जब पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 191(a) के नीचे जो कमेटी बनी है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने उस दौर में भी कहा था कि एक जो चीज आप करने जा रही है ये मैकेनिज्म चलेगा नहीं और जजेस की रिफ्ट आएगी, और वही हुआ कि जजेस ने एक दूसरे को कंटेम्प्ट भी कहा, एक दूसरे के मुतालिक क्वेश्चन वहां भी किए, इंटेग्रिटी भी गए, प्रोफेशनलिज्म पे भी गए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब भी अगर चीज ये है कि जिससे बात की गई है कि शायद इससे जो है सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा हाफिज एहसान साहब, हमारे साथ बैरिस्टर